नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी भारत में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की एक विजिट हुई। उसमें भारत ने जिस तरह का रिसेप्शन मार्को रूबियो को दिया, भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि भैया जिस तरीके से तुम हमारे साथ व्यवहार करोगे, वही सेम व्यवहार तुम्हारे साथ किया जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि इसने कहीं ना कहीं जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है या जो अमेरिकन तंत्र है उसको थोड़ा सा तो परेशान किया है, थोड़ा सा तो रेटल किया है। इसलिए जिस तरह का बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि भैया हम ओमान को बॉम्ब करेंगे, उसमें भारत की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जिस तरीके से ओमान के साथ आगे बढ़ रही है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला जो झगड़ा है उसको बाईपास कर देगी ये चीजें। और अमेरिका का जो एक ग्लोबल प्लान है उसको किस तरीके से हैम्पर कर रही है, अमेरिका इस बात को समझ रहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथी ओमान तक को बर्बाद करने की बात कर दिया। क्या है वो प्रोजेक्ट, किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, वो उस पर बात करेंगे। साथ ही अजीत डोभाल आज के समय में रूस में बैठे हुए हैं और एक कोइंसिडेंस हो जाता है। अजीत डोभाल रूस पहुंचते हैं और अगले ही दिन रूस अफगानिस्तान को बहुत सारा हथियार देने के लिए राजी हो जाता है। क्या खेल हुआ है पीछे, कौन पैसा दे रहा है, क्या असली इंटेंशन है, उन सब चीजों पर बात होगी। पहले बात डोनाल्ड ट्रंप की। दरअसल जो पूरा का पूरा अमेरिकन गेम प्लान है, वेनेजुएला से लेकर आपको ईरान तक जो दिखाई दे रहा है और जो क्यूबा में होने वाला है, अमेरिका सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर चल रहा है कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट और एनर्जी सप्लाई चेन पर उसकी कब्जा होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से डी डॉलराइजेशन हो रहा है, अगर उसको बचाना है तो आपको एनर्जी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और आज के समय में अगर ईरान वाला प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो अमेरिका के हाथ में दुनिया का लगभग 40% एनर्जी सप्लाई अमेरिका के हाथ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होने वाली है। लेकिन भारत जैसे कुछ ऐसे देश हैं जो इसको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि उसे ग्लोबल हेजिमनी को कोई काउंटर करना है, लेकिन अपनी सिक्योरिटी, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए भारत एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है और वो प्रोजेक्ट है ओमान के साथ। ओमान से और भारत तक एक बड़ी पाइपलाइन बिछनी है और वो है नेचुरल गैस की पाइपलाइन। क्योंकि भारत अपनी क्रूड सप्लाई का तो लगभग 40 देशों से वो खरीद रहा है। भारत में भी कुछ थोड़ा बहुत होता है, 10-20% भारत में भी हो जाता है। तो रशिया से लेकर और अलग अलग देश से किसी से थोड़ा किसी से ज्यादा करके वो अपनी क्रूड सप्लाई को मेंटेन कर पा रहा है। लेकिन जो नेचुरल गैस है उसका सबसे बड़ा सप्लायर था कतर, और उसकी जो सप्लाई लाइंस हैं वो जिस तरीके से वहां पर अटैक हुआ वो हैम्पर हो गई हैं। और कतर ने साफ कहा है कि अगले 5 से 6 साल हमें फुल उस कैपेसिटी पर वापस लौटने में समय लगेगा। तो भारत क्या करे? लेकिन उसी रीजन में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो और भी नेचुरल गैस निकालते हैं, कोई थोड़ा निकालता है, कोई ज्यादा निकालता है। तो भारत ने एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लाया। भारत पहले भी ऐसे कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर चुका है, जैसे एक तापी था कि तुर्कमेनिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया में आना चाहिए। उसके अलावा एक और था कि ईरान से लेकर पाकिस्तान और भारत में फिर आईपीआई करके था, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, इस तरीके से भी पाइपलाइन बिछाने का प्रयास था। लेकिन वो फलीभूत नहीं हो पाए क्योंकि बीच में कभी पाकिस्तान, दोनों में ही पाकिस्तान आ रहा था, एक में तो अफगानिस्तान आ रहा था, और दोनों ही किस तरीके से टेरिटरीज हैं, तो वहां से बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि जो ओमान है वहां से भारत को जो पाइपलाइन है उससे जोड़ा जाए। बीच में समुद्र है और लगभग 40,000 करोड़ का ये एक प्रोजेक्ट है। तो इससे दुनिया की जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन है और जो खासकर नेचुरल गैस की है वो किस तरीके से पूरी दुनिया में एक पैराडाइम शिफ्ट लाता है। अगर आप ओमान को भारत से जोड़ देते हैं एक पाइपलाइन के थ्रू, लगभग 2,500 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन होनी है ओमान से लेकर और भारत तक, और लगभग 3.5 किलोमीटर ये नीचे जाने वाली है। तो आप ये मानकर चलिए अगर 3.5 किलोमीटर नीचे वो पाइपलाइन है तो एक तरीके से वो सिक्योर है। क्योंकि जनरली जो सबमरीन चलती है वो 1 किलोमीटर के आसपास चलती है। आपको बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए, हाईली स्पेशलाइज्ड मशीनरी चाहिए वहां तक जाने के लिए, उसको सैबोटाज करने के लिए। और पाइपलाइन इसलिए बिछाना जरूरी है क्योंकि भैया ऑयल टैंक, जो टैंकर्स होते हैं नेचुरल गैस के हो, ऑयल के हो, उनके साथ एक दिक्कत है, उनको आप स्ट्राइक कर सकते हो, आप उनको रीराउट कर सकते हो। चला ओमान से भारत के लिए, पता लगा चाइना ने रास्ते में कह दिया कि भैया हम तो भारत से $2 ज्यादा देंगे, वो रास्ता मोड़ के चला गया, पायरेट्स आ गए,
बहुत सारी चीजें हैं, उनके साथ बहुत सारी दिक्कत है, तो इसलिए भारत उस पाइपलाइन के बारे में बात कर रहा है। 2000 किलोमीटर लंबी होगी, 3.5 किलोमीटर लगभग गहरी होगी, और लगभग 40,000 करोड़ रुपए इस पाइपलाइन के अंदर इन्वेस्ट होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बात सिर्फ ये नहीं है कि ओमान से भारत को जोड़ा जाएगा, कि भैया ओमान कुछ निकालता है वो भारत को बेचेगा, नहीं। ये ओमान में एक एंट्री पॉइंट है, वहां से यूएई भी उसको कनेक्ट कर सकता है, सऊदी उसको कनेक्ट कर सकता है, जो भी देश है, कतर भी भविष्य में वहां से कनेक्ट कर सकता है, कि भैया अपना सारा गैस लाइए, वहां डंप कीजिए, उस पाइपलाइन के माध्यम से भारत में भेजिए। और भारत ही क्यों? उसके कई कारण हैं। भारत के साथ ही क्यों करना चाहते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत के पास वो कैपेसिटी है, वो रिफाइनिंग कैपेसिटी है, वो उसको प्रोसेस करने की कैपेसिटी है। दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है इस मामले में, एनर्जी वाले में, तो भारत है। भारत एक एनर्जी हब बन सकता है, उसके बावजूद कि भारत में एनर्जी नहीं होती। भैया सबसे पहली बात तो भारत उसका एक बड़ा कंजम्पशन बन जाएगा। भैया बड़ा मार्केट है, तो आप कितना भी भेजिए, उसका एक बड़ा से तो पहले ही भारत कंज्यूम कर लेगा, तो आपके पास एक परमानेंट बायर रहेगा मिडिल ईस्ट के पास, तो वो उस चीज से निश्चिंत रहेगा। उसके बाद भारत से वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और जिस तरह की ये वॉर हुई है, उससे एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट हुआ है पूरे मिडिल ईस्ट में, क्योंकि छोटे छोटे देश है, तो ईरान है, कोई और देश है, सऊदी है, हुती है, यमनी है, कोई ना कोई स्ट्राइक कर सकता है, हमला कर सकता है। लेकिन भारत पे हमला करने की हिम्मत किसकी होगी? भारत पे हमला करने की हिम्मत तो भैया जिसमें होगी, एक ने कोशिश की थी पिछले साल, तो अब तक वहां पे उनके हैंगर्स के ऊपर टारपोलिन बिछी हुई है। तो अमेरिका से लेकर चाइना, बड़े से बड़ा कोई हो तो हिम्मत तो कम से कम भारत को छेड़ने की नहीं है। तो इस तरीके से वो और अभी अगर आप वो पाइपलाइन नेचुरल गैस के लिए बिछा रहे हैं, हो सकता है कल आप तेल के लिए करें, हो सकता है कल किसी और संसाधन के लिए करें, कि भैया सारा सामान उठाओ, इंडिया में डंप करो, इंडिया से इंडिया जितना उसको कंज्यूम करना है करे, उसके बाद वो एक्सपोर्ट कर दे इस पूरे। और ये अगर नेचुरल गैस से शुरू होता है तो और बहुत सारे संसाधन जो मिडिल ईस्ट से निकलते हैं उन सब के लिए भी हो सकता है। और भैया भारत में तो वेनेजुएला का जो बिल्कुल टार वाला तेल है वहां से लेकर, और जो दुनिया का सबसे हल्का ईरानियन ऑयल है वहां तक सब हम रिफाइन कर सकते हैं। और आप इस हद तक कंजम्पशन मानिए कि भारत में इस समय फिलहाल 190 मिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस हर दिन कंज्यूम होती है, और 2030 तक ये बढ़कर 365 हो जाएगी, मोटा मोटा डबल जैसा कुछ हो जाएगा। तो आप ये कितना बड़ा कंजम्पशन का मार्केट है भारत। तो पूरे जो दुनिया के एनर्जी डायनेमिक्स हैं उसको बदलने का प्रयास है मिडिल ईस्ट के माध्यम से, और भारत की उसमें एंट्री हो रही है। और अमेरिका को यह पसंद नहीं। अमेरिका ये चाहता है कि दुनिया के पूरे एनर्जी मार्केट पर हमारा कब्जा रहे, हम ही होल सोलो, हम तय करें कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। और सारे ठीक है, यूएई बेच रहा होगा, सऊदी बेच रहा होगा, सब बेचे, लेकिन बेचे हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पर, हमारे हिसाब से, हमारी कंपनीज को फायदा होना चाहिए। लेकिन अगर यूएई जैसे देश ओपेक से बाहर निकल जाते हैं और भारत के साथ करार करते हैं, बहुत लोग कहेंगे अरे वो तो 30 मिलियन बैरल तेल ही तो भारत में जा रहा है, वो तो 6 दिन का है। साहब शुरुआत है, आगे बढ़ेगा। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को बढ़ा रहा है, नई नई खदानें खोदी जा रही हैं, पहाड़ों में सिक्योर होता है ना नीचे तेल, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में समय लगता है। यूएई पैसा लगाएगा, ओमान पैसा लगाएगा, कल को उसको लगेगा कि भैया ठीक है मुझे इसमें रिजल्ट मिल रहा है, तो वो करेगा। अमेरिका में तो तेल निकलता है, बड़ी बड़ी उन्हें फौज उतारनी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा, अलग अलग देशों में जाकर युद्ध लड़ने पड़े, तब जाकर वो एनर्जी सिक्योरिटी उनके हाथ आई है। और भारत को तो कुछ भी नहीं करना है, भारत को सिर्फ ये कहना है भैया यहाँ गुजरात में उतार लो तेल, बाकी हमारी जिम्मेदारी है। ये सॉफ्ट पावर है जो भारत असर्ट कर रहा है, और अमेरिका को ये जो सॉफ्ट पावर है वो पसंद नहीं आ रही है कि भारत किस तरीके से एनर्जी हब बन सकता है। और अगर भारत एनर्जी हब बन रहा है और उसको आप हार्म नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि भविष्य में भारत उस मेज पर आकर बैठे जहां से वो तय करे कि दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, ये उस मार्केट को कैसे चलाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत करेगा, लेकिन भारत सही तरीके से अपने कार्ड्स खेले और सही तरीके से लोगों को अपने साथ असिमिलेट करे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा ये पॉसिबिलिटी।
तभी तो अमेरिका का एक वो आया था भारत में, वो कह रहा था कि हम भारत को चाइना नहीं बनने देंगे। तो जिस तरीके से ये छोटे छोटे डेवलपमेंट हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप समझ रहा है। उसने कहा कि भैया ओमान ईरान से कहीं बेहतर संबंध ना करे। वो तो है ही, वो देखिए पूरे मिडिल ईस्ट में जितने देश हैं उनकी इतनी पिटाई हो चुकी है, उनकी इकोनॉमी इस हद तक खराब है, और लगभग सारे सारे वहां पर एक तरीके से राजा ही हैं। कब तक आप अपनी जनता को अगर आपका बिजनेस रुका हुआ है, पैसा नहीं आ रहा है, तो कब तक रोकेंगे जनता को? वहां महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी तो डिसकंटेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर विद्रोह होना शुरू हो जाएगा, तो वो तो नहीं चाहेंगे। तो वो चाहेंगे कि युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो, इसलिए वो बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट ईरान से वन ऑन वन बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो भी अमेरिका के लिए खराब है। और उसके बाद अगर ये होता है और भारत के साथ आप इस तरह के संबंध बना लेते हैं, क्योंकि ओमान कनेक्ट होगा, ओमान से यूएई कनेक्ट होगा, और फिर धीरे धीरे आप इजराइल भी उस इक्वेशन में आ रहा है, तो अमेरिका तो इस पूरे के पूरे एरिया से धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका हो सकता है आज प्रभाव 90% हो, 100% हो, वो 70-60% रह जाएगा। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये धमकी दी है ओमान को, ये धमकी सिर्फ ओमान के लिए नहीं है, ये धमकी भारत के लिए भी है, ये धमकी ईरान के लिए भी है, और ये धमकी उन सभी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए भी है कि भैया मेरे प्रभाव से बाहर जाओगे ना, तो मैं अपने दोस्तों को भी पीटने से बाज नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे लिए सर्वोपरि सिर्फ और सिर्फ मेरे हित हैं, उसके अलावा मैं कुछ नहीं देखता। इसलिए ये धमकी दी गई है। और इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी गेल है, इंजीनियर्स इंडिया है, इंडियन ऑयल है, वो ऑलरेडी फिजिबिलिटी का वर्क शुरू कर चुके हैं देखने के लिए। क्योंकि जो सी बेड होता है भैया ऐसा नहीं होता प्लेन होता है, समुद्र प्लेन नहीं है, उसमें पहाड़ हैं, खाइयां हैं, और ऐसे सीधी पाइपलाइन नहीं जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी। हाईली स्पेशलाइज्ड वेल्डिंग उसमें लगानी है, हाईली स्पेशलाइज्ड स्टील उसके अंदर लगाना है जो इतने प्रेशर को झेल सके, और इसमें मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो भारत टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी और लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रहा है। यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है, तुर्कमेनिस्तान है, सब कोई आए अपना सामान ओमान में उतारे और भारत में पहुंचाए। तो ये पाइपलाइन तो देखिए बनेगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है टाइमलाइन, क्योंकि भारत अब जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ईरान युद्ध से पहले या लगभग साल 1.5 साल पहले से पहले आपने कितनी बार सुना कि भारत में ऑयल रिजर्व्स मिल रहे हैं? अब तो बंगाल में भी मिल रहा है, राजस्थान में भी मिल रहा है, अंडमान में भी मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। पहले तो नहीं मिलते थे, अचानक क्यों मिलने लगे? देखिए भारत को पता है कि उसके पास एक बड़ा ऑयल रिजर्व है, जो क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैसेस है, इनका एक बड़ा रिजर्व भारत के पास है। कारण भारत की जो ज्योग्राफी है, जो भारत है वो अफ्रीका से टूटकर एशिया में आकर लगा है। तो इस दौरान, इस पूरे मूवमेंट के दौरान जिस तरीके से क्रूड ऑयल बनता है, नेचुरल गैसेस बनती है, तो ये नेचुरल है कि बड़ा एक क्या कह सकते हैं भंडार, रिजर्व निश्चित तौर पर भारत के नीचे है। लेकिन सरकारें करती नहीं थी। सरकारें इसलिए नहीं करती थी ताकि अंतरराष्ट्रीय ऑयल जगत की जो मोनोपोली होल्ड करने वाले देश है वो भारत से नाराज ना हो जाए। लेकिन आज भारत उस स्थिति में है, और ईरान वॉर के बाद उसके पास ये बहाना है कि भैया हम अपनी एनर्जी सिक्योर करेंगे, अब हम किसी के भरोसे नहीं है। अमेरिका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं हो सकता, पहले होगा, अब नहीं है। तो हमारी मजबूरी है कि हम अपना तेल निकालें। इसलिए अंडमान से भी तेल निकल रहा है, पश्चिम बंगाल से भी निकल रहा है, राजस्थान से भी निकल रहा है, हर जगह से निकाल रहे हैं। और एक और चीज बता देता हूं, भारत ने एक अनाउंसमेंट की थी कि भारत में गुयाना जैसा एक बड़ा रिजर्व मिला है, और अचानक से भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर यूरोप की यात्रा पर जाते हैं, उसके बाद सब बोलना बंद कर देते हैं। क्योंकि ओपेक प्लस की बैठक में वहां कुछ ना कुछ चीजें बात हुई थी कि भारत को दोबारा से कहा गया कि ठीक है थोड़ा शांत रखिए, हम प्राइस को मैनेज करेंगे। भारत अगर अपना रिजर्व निकालेगा, उसे मार्केट में उतार देगा, तो भैया दिक्कत हो जाएगी सबके लिए। शांति हो गई थी, लेकिन ईरान वॉर के बाद भारत ने दोबारा कहा नहीं, अब हम एक्सप्लोर करेंगे, हम परमानेंट रूप से दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। खैर इसमें जो भी होगा वो तो आएगा ही सामने। साथ ही एक और घटना है, अजीत डोभाल गए हुए हैं रशिया की बैठक, रशिया में इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम की पहली बैठक हो रही है।
उसमें कई देशों के एनएसए और बहुत सारे लोग वहां पहुंचे हुए हैं। तो वहां एक खास चीज होती है, डोवाल साहब रशिया पहुंचते हैं, म्यांमार के एनएसए से उनकी मुलाकात होती है, रशिया के एनएसए से उनकी मुलाकात होती है, और वहां पर अजीत डोवाल एक बयान देते हैं। वो ये कहते हैं कि भैया जो टेररिज्म है उसके ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। यानी स्पष्ट संदेश था चाइना के लिए भी, स्पष्ट संदेश था पाकिस्तान के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। और ये तो ठीक है, ये सब दिखाने के लिए कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, भारत मल्टीपोलर, दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ चल रहा है, वो सब मैसेजिंग है, ठीक है, अच्छा है। मतलब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बैठते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पीछे एक और चीज हुई। जब अजीत डोवाल रशिया के एनएसए शोइबू से मिलते हैं, उसी दौरान रशिया और तालिबान, बहुत जगह रशिया और अफगानिस्तान लिखा गया है, लेकिन रशिया और तालिबान के बीच में एक मिलिट्री कोऑपरेशन पैक्ट साइन होता है। अब ये कोइंसिडेंस है, और जियोपॉलिटिक्स में कोइंसिडेंस कितने होते हैं ये मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ देता हूं। और क्या है ये मिलिट्री पैक्ट? उसमें यह है कि जो रशिया है वो तालिबान को, यानी अफगानिस्तान की सरकार को एयर डिफेंस सिस्टम्स देगा। इसका मतलब दायरा कितना व्यापक है, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक तो एयर डिफेंस सिस्टम दिए जा सकते हैं, ग्राउंड वेपन्स दिए जा सकते हैं, ट्रेनिंग दी जा सकती है तालिबान के लड़ाकों को, उसके अलावा मेंटेनेंस, टेक ट्रांसफर, मैन्युफैक्चरिंग, हर कुछ इसके दायरे में आता है। यानी आप ये मानिए कि रशिया चाहे तो अफगानिस्तान और तालिबान की पूरी सेना को खड़ा कर सकता है अपने हिसाब से, अपने हथियारों के साथ। और सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें किसको होने वाली है? निश्चित तौर पर पाकिस्तान को होने वाली है। बात क्या है कि भैया भारत डायरेक्ट तालिबान से बात नहीं कर सकता, क्योंकि भारत तालिबान की सरकार को एज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करता है। लेकिन जुलाई 2025 से जो रशिया है वो करता है। उसने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का तमगा उनसे ले लिया और ये कहा कि भैया हम इसे रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। और भारत की ये पुरानी मांग रही है कि भैया रशिया, 2014 का है ये, कि इंडिया रशिया को ये कह रहा है कि अफगान फोर्सेस को आर्म सप्लाई कीजिए। पुरानी मांग है भारत की। अब भारत के कहने पर या स्वतः खुद की प्रेरणा से अब जो है रशियन जो सरकारें हैं वो मदद कर रही हैं। हो सकता है उन्हें खुद से पता लगा हो कि भैया हमें करनी चाहिए, और उसका फायदा है। जिस तरीके से अफगानिस्तान में कभी भी पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर देता है, भैया अब तो उनके पास मैन पैड होंगे, उन्होंने देखा F-16 आ रहा है, JF-17 आ रहा है, दाएं से मारा, काम खत्म। एयर डिफेंस सिस्टम्स होंगे, मान लीजिए काबुल के ऊपर, और जगह तो क्या ही एयर स्ट्राइक किया जाएगा पाकिस्तान के द्वारा, कुछ है नहीं ज्यादा अफगानिस्तान में, काबुल है मेन, एक दो शहर और होंगे, वहां एयर डिफेंस सिस्टम्स लग गए। अभी तो हमसे कहते ना 6 हुए कि 8 हुए, तो भैया 2-4 तो वो भी कर सकते हैं, फिर पाकिस्तान उधर देखेगा भी नहीं। दूसरा, जिस तरीके से चाइना का प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ रहा है, तो उसे भी भारत और रशिया मिलकर काउंटर करना चाह रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। और ये थोड़े से पेडेस्टल पे नीचे हैं, इससे एक बड़ा एम है जो अफगानिस्तान के माध्यम से भारत और रशिया साधना चाहते हैं, और वो है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं वो नेचुरल गैस और अलग अलग इस तरह के संसाधनों से परिपूर्ण है, बहुत कुछ है उनके पास। और अब अमेरिका की नजर मिडिल ईस्ट के बाद वहां पर है। अमेरिका उस एरिया में एंट्री चाहता है कि किसी तरीके से, आप ये देखिए जो अभी मिडिल ईस्ट में हो रहा है वो जल्दी ही आपको सेंट्रल एशिया में शिफ्ट होता दिखाई देगा। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये जितने भी इस तरह के जितने भी स्थान हैं सारे वो देश हैं। अगर यहां से अमेरिका एंट्री लेता है तो उसका कई, मतलब एक तीर से कई निशाने हैं। वहां से वो रशिया पे नजर रख सकता है, वहां से वो चाइना पर नजर रख सकता है, वहां से अफगानिस्तान का एक्सेस उसके लिए इजी होगा, और वहां से वो भारत के लिए भी जो उसकी कनेक्टिविटी हो सकती है रशिया से, उसको हैम्पर करेगा। तो भारत हो और रशिया हो या चाइना हो, कोई नहीं चाहता कि सेंट्रल एशिया के अंदर अमेरिका है। तो अगर आप आर्म करते हैं अफगानिस्तान को अपने हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा भारत कर रहा है, रशिया कर रहा है, लेकिन भारत के हित हैं। और जिस तरीके से सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लोगों का इस्तेमाल ISIS खुरासान में इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, जो उसके द्वारा बनाया गया है ISKP के अंदर,
उसको भी काउंटर किया जाएगा। और उस आईएसकेपी का इस्तेमाल वो अफगानिस्तान में करता है, भारत में करने का प्रयास है, उस मतलब उस पूरे के पूरे एरिया में है, और उससे चाइना भी परेशान है। तो इस जियोपॉलिटिक्स की मैराथन में जिस तरीके से भारत अपने चेस मूव्स चल रहा है, और भैया रशिया के पास तो फिलहाल इतना पैसा नहीं है कि वो क्योंकि उसे यूक्रेन में भी युद्ध लड़ना है, तो कहीं ना कहीं कोई तो मदद कर रहा होगा रशिया को कि ठीक है तुम हथियार भेजो, पैसे का प्रबंध हम करते हैं। अब कौन कर रहा है वो भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अब उस पर मैं खुल के क्या बात करूं। हाँ, हो सकता है कि भाई ये जरूर हो सकता है कि भैया शायद भारत थोड़ी बहुत एम्बुलेंस और भेजे मदद के साथ अफगानिस्तान, जरूरत पड़ सकती है भाई। और पिछली बार जब एम्बुलेंसेस भेजी गई थी तो उसके बाद मैंने सुना है कि पाकिस्तान तक में अफगानी घुस गए थे, बड़ी दिक्कत हो गई थी, सारे बॉर्डर तोड़ दिए गए थे। तो मुझे लग रहा है कि और बहुत सारी एम्बुलेंसेस अफगानिस्तान जानी चाहिए। तो अगर भारत शांत बैठा है, भारत अमेरिका की हर बात का जवाब नहीं दे रहा है, तो भैया ये मत मानिए कि भारत कुछ कर नहीं रहा है। अपने दायरे को धीरे धीरे भारत बढ़ा भी रहा है। प्रयास करूंगा अगले एक शो में लेके आऊं कि भारत के दुश्मन जहां पर भी बैठे हैं, और ये छोटे मोटे खालिस्तानी और ये नहीं कि अननोन गनमैन गए, एक को टपका दिया, दो को टपका दिया, मैं देशों की बात कर रहा हूं कि उन्हें भारत धीरे 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 सेट कर रहा है, उन्हीं की गेम में फंसा रहा है। और ये दिखाता है, तभी तो भारत आज के समय में मिडिल पावर वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर है। देखिए, एक तो सुपर पावर है, एक मिडिल पावर है, फिर एक नीचे है, तो भारत है फिलहाल मिडिल पावर में। अब धीरे धीरे अपने हितों को अगर आपको बढ़ाना है, सुरक्षित रखना है दुनिया में, तो आपको अपने दुश्मनों को भी उलझाना है उन्हीं के गेम में, और वो भारत कर रहा है। अफगानिस्तान एक हिस्सा है उसका। प्रयास करूंगा आगे वाले भी लेके आऊं, लेकिन कुल मिलाकर भारत का संदेश स्पष्ट है, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी हम सिक्योर करेंगे। अगले 5 से 10 साल का टारगेट है। अगर आपको 2047 में आधुनिक भारत वाला जो सपना प्रधानमंत्री को करना है, तो आपको अपनी एनर्जी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। उसके अलावा कोई तरीका, अमेरिका है, उसकी एनर्जी उसके हाथ में है, इसलिए वो सुपर पावर है। चाइना के पास इतने बड़े स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है, या इतनी बड़ी एक तरीके से तंत्र है, जूझ वो भी रहा है कि उसके पास एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए वो सीपैक और सब कुछ करने का प्रयास कर रहा है। खतरा बना रहता है, लेकिन फिर भी उसने बहुत कुछ किया। भारत भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। तो एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर करना हो ओमान में, उससे अमेरिका परेशान हो, या फिर अफगानिस्तान में जिस तरीके से भारत अपना प्रेजेंस चाहता है उसको और मजबूत कर रहा है, रशिया उसमें हेल्प कर रहा है। और जो पाकिस्तान ये लगता था कि हमें एक मौके का कॉर्नर प्लॉट मिला है और यहां से तो भैया ज्योग्राफी सेट है और दुनिया में मौजा ही मौजा है, भैया उसको भी कंटेन करना है। तो ये होती है जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि ट्विटर पे आओ, ट्रूथ सोशल पे आओ, हल्ला मचाओ, प्रोपेगेंडा करो, मॉफ्ड इमेजेस दिखाओ, बॉट अकाउंट चलाओ। ये परसेप्शन कुछ दिन के लिए बनाने के लिए बहुत बेहतर होता है, लेकिन जब ग्राउंड पे काम करना होता है ना, तब असली पता लगता है। तब जयशंकर काम आता है, तब अजीत डोभाल काम आते हैं, तब अमित शाह, नरेंद्र मोदी काम आते हैं, या वो सारे डिप्लोमेट, या वो सारे अधिकारी जो अननोन है, जो नहीं दिखाई देता। ये 4 लोग तो चेहरा हैं, इनके अलावा जो लोग लगे हुए हैं, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, और वो करने का प्रयास है। खैर, इन चीजों में जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।